नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। साथियों, इस 15 मिनट शो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शानदार प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में कुछ शानदार प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पूरी तरीके से सरकार स्वामित्व रखती है, यानी कि होल सोल जो ओनरशिप होता है वह गवर्नमेंट का होता है। साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसे साथियों हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इसे हम पब्लिक अंडरटेकन इंटरप्राइजेस कहते हैं, या सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सरकार का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र होगा। अगर निजी लोगों का स्वामित्व है तो निजी क्षेत्र कहा जाता है। और अगर सरकार और निजी लोगों के दोनों के संयुक्त प्रयास के माध्यम से कोई उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है या की जा रही है तो साथियों वह जो है दरअसल मिश्रित क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा, श्वेत क्रांति निम्न में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? साथियों, चावल, जई, दूध और तिल। जब हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं साथियों, तो हम सभी जानते हैं इसे हम मिल्क के प्रोडक्शंस को से लेते हैं। और साथियों इसे जो है श्वेत क्रांति को ही अगर मैं बात करूं, इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? कई बार इसे इस तरह से भी पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड कौन सा जो है शब्द है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है सिर्फ और सिर्फ मिल्क के प्रोडक्शन से है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ऑपरेशन फ्लड के कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर अगर किसका नाम लिया जाता है तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। किसको? वर्गीस कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड के जनक के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। याद रखिएगा, पूछा जा रहा है तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधि ऐसी है जो सम्मिलित नहीं है। तृतीय क्षेत्र साथियों सेवा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र होता है। व्यापार सेवा क्षेत्र कहा जाएगा, यातायात सेवा क्षेत्र कहा जाएगा, संदेश वाहन ये भी सेवा क्षेत्र होगा, लेकिन पशुपालन या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का सही विकल्प होगा। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? साथियों, जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं, जब हम कैपिटलिस्ट की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा वह उत्पादन पर जो स्वामित्व होगा साथियों वो सामूहिक नहीं हो सकता है, वो सामाजिक नहीं हो सकता है, और ना ही वो राज्य का होता है साथियों। वह होता है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी इंडिविजुअल कंपनी, किसी फर्म या किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है तो उस उत्पादन पर अधिकार उसी का होगा, उसी के द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जाएगा। बहुत सारे मायनों में उसी का जो है जो मत होगा वह मायने रखता है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? याद रखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका प्रारंभ 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ था साथियों। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ, ये भी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, कुछ ही राज्यों को मिला, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ, ये गलत है, क्योंकि पहली बार जो है जो सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी वो गेहूं के उत्पादन से मिली थी साथियों। तो यह केवल चावल के उत्पादन में ही सफल नहीं हुआ, जबकि चावल के उत्पादन में कहा जाए तो कम सफल हुआ, गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति को ज़्यादा ठीक देखा जा सकता है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 6 है, और ये साथियों नो ऑप्शन क्वेश्चन है ये। और ये नो ऑप्शन जो आपका प्रश्न है, नो ऑप्शन जो आपका प्रश्न है उसका सही विकल्प आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। हरित क्रांति के जनक पूछे जा रहे हैं आपसे। अब हरित क्रांति के जनक आपको बताना है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है लिखना है आपको। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जानते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने गए? इसके अलावा साथियों आप जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए या श्वेत क्रांति के जनक कौन होंगे वो लिखिएगा जरूर। अभी मैंने इसके बारे में बताया भी है, कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो साथियों ये तीनों जनक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं देखता हूँ कितने लोग शानदार तरीके से इस तीनों ही प्रश्न का सही विकल्प करते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है? साथियों अगर मैं पिछले कुछ वर्षों की बात करूं तो अर्थव्यवस्था में उद्योग, सेवा, विनिर्माण और कृषि में सबसे ज़्यादा तेजी से जो आर्थिक समृद्धि दर्ज किया गया है वह सेवा क्षेत्र है, यानी कि वह टर्शियरी सेक्टर है। अगला प्रश्न लेंगे हम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है। साथियों डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम मुख्य रूप से श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति को ही हमने आपको बताया, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ये 1970 के दशक की जो है क्या है, क्रांति है, जिसने मिल्क के प्रोडक्शन में कह सकते हैं अभूतपूर्व जो है वो क्या किया, कार्य किया।
अगला प्रश्न होगा साथियों, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कृष्ण क्रांति के बारे में। ब्लैक रिवॉल्यूशन भी कई बार कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से संबंधित है। पेट्रोलियम की खोज या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से संबंधित जो है यह क्रांति है, कृष्ण क्रांति कहते हैं हम इसे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करें साथियों, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया वर्गीश कुरियन। मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर वर्गीश कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। वहीं पर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और नॉर्मन बोरलॉग साथियों जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। साथियों हम बात करें बोरलॉग के बारे में, तो बोरलॉग के बारे में आपको एक और बात याद रखिएगा, एक बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यह एक बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है और ये जो बोरलॉग पुरस्कार है साथियों याद रखिएगा, यह कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के नाम पर विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाने वाले मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग के ही नाम पर दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका संबंध किससे होगा? कृषि क्षेत्र से होगा। कृषि पर अधिक जनसंख्या पर निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? साथियों किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कृषि पर निर्भरता सर्वाधिक होती है तो वह अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होती है, वह अर्थव्यवस्था विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, विकसित और मिश्रित। चूंकि विकासशील नहीं दिया हुआ है तो हमारे पास एक ही सूटेबल आंसर दिख रहा है, वो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न का क्या बन जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, आप राष्ट्रीय आय चैप्टर को जरूर पढ़े होंगे, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा है। पूछा जा रहा है साथियों राष्ट्रीय आय से आप क्या समझ रहे हैं? सरकारी आय को राष्ट्रीय आय कह सकते हैं आप अपने परिवार के आय को राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रम यानी जो ऐसे उपक्रम, ऐसे संस्थान जहां पर सरकार 100% ओनरशिप रखती है, उनकी आय की बात की जा रही है, उत्पादन के साधनों से आय। साथियों इस प्रश्न का सबसे सुटेबल जो विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्पादन के साधन की बात करते साथियों, तो उत्पादन के साधन का मतलब होगा लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। इन चारों के द्वारा, इन चारों के प्रयोग के माध्यम से हमारे देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वह कुल उत्पादन ही हमारे देश की क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्या कहलाता है? उस उत्पादन का कुल मूल्य ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर बात? ऑप्शन डी प्रश्न का क्या बन जाएगा साथियों? सही विकल्प बन जाएगा। जीडीपी से तात्पर्य क्या है साथियों? अगर पूछा जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या तात्पर्य है, जीडीपी से आप क्या समझते हैं? तो जीडीपी साथियों क्या कहलाता है? यह इसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही विकल्प बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का क्या बन जाएगा? सही विकल्प बन जाएगा। जीडीपी क्या होता है साथियों? जीडीपी किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष के अंदर कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य अगर निकाल लिया जाए साथियों, उसका जोड़ निकाला जाए, मौद्रिक मान निकाल लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। आपके पास कई सारे विकल्प दिए हैं। कहने का मतलब होगा कि अगर आप दो देशों के बीच अगर तुलना करना चाहते हैं कि कौन सा देश अधिक समृद्ध है, तो आप कैसे बता पाएंगे? आपके पास विकल्प, कौन से विकल्प से आप ज़्यादा बढ़िया तुलना कर पाएंगे? पूंजी निर्माण से, सकल घरेलू उत्पाद से, कुल आय से या प्रति व्यक्ति आय से? साथियों सबसे सुटेबल, ये प्रश्न कई बार बीपीएससी ने रिपीट किया है, यहाँ पर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम से हम वास्तव में जान पाते हैं कि किसी देश के बीच में दो देशों में कौन सा देश ज़्यादा समृद्ध है, किस देश के जीवन स्तर में गुणवत्ता है, यानी कौन सा देश बेहतर अपना जीवन यापन कर रहा है, वहाँ के लोग किस तरह से अपने जीवन को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से जी रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय एक शानदार जो है विकल्प हो सकता है। अगला प्रश्न होगा कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? साथियों अगर मैं बात करूं कृषि के योगदान की बात करूं अगर तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है साथियों वो कितना परसेंट है? लगभग 20% है। लगभग 20% आप मान सकते हैं। दिए गए विकल्प में 60% नहीं हो सकता है, 12 बहुत कम हो जाएगा, 50% भी गलत विकल्प होगा, तो लगभग जो है वो क्या होगा आपका 20% हो जाएगा। और अगर हम उद्योग की बात करें वहीं पर, तो उद्योग का यानी द्वितीय क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है साथियों वह होगा 28%। और वहीं पर मैं अगर आपसे कहूँ तृतीय क्षेत्र के कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो लगभग 52% के आसपास का कंट्रीब्यूशन दिखता है। ये कंट्रीब्यूशन है साथियों द्वितीय क्षेत्र का, और यह है प्राथमिक क्षेत्र का यानी कि कृषि
कृषि एवं संबंध क्षेत्र का देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेशनल इनकम के आकलन की बात करते हैं साथियों, तो राष्ट्रीय आय की गणना की हमेशा याद रखिएगा 3 विधियां हैं। हमेशा याद रखिएगा 3 विधियां हैं। एक उत्पादन विधि है, एक आपका है आय विधि है, और एक साथियों है जिसको हम क्या कहते हैं, व्यय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यय विधि। तो व्यय विधि होगा, उत्पाद विधि होगा, आय विधि होगा। क्लियर बात। व्यय विधि द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा और आय विधि द्वारा, ये दोनों ही यानी तीनों ही विकल्प आपके सही हैं। इसमें अगर सबसे सुटेबल ऑप्शन अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे उत्पाद एवं आय विधियों द्वारा। ऑप्शन बी जो विकल्प है साथियों, वह उत्पाद और आय विधि इन दोनों को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर एक और विकल्प लगा लेंगे हम, और वो है साथियों आय एवं व्यय विधियों द्वारा, है ना। तो ये आपका विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। कुल मिला के बात ये होनी चाहिए थी कि ए सी डी आपका विकल्प क्या होना चाहिए था, सही विकल्प होना चाहिए था, लेकिन हमें सही उत्तर जानने से मतलब था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये राष्ट्रीय आय के कैलकुलेट करने का यह एकमात्र तरीका होता है। ये तीनों विधियों से हम राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। साथियों भारत में पहली बार कब अनुमानित किया गया था, जान लीजिए। तो 1867 से 68 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और नौरोजी के द्वारा जब राष्ट्रीय आय को अनुमान किया गया था तो इन्होंने 67 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है वह राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय को क्या किया था, अनुमानित किया था। यानी उनके अनुसार सॉरी फॉर दैट दादा भाई नौरोजी के द्वारा जब अनुमान लगाया गया तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय को क्या किया गया था, अनुमानित किया गया था। जो हम 76 की बात कर रहे थे वह दरअसल वी के आर वी राव द्वारा उसको अनुमानित किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का क्या होगा, सही विकल्प होगा। इनके योगदान को कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो वार्षिक आय भारत में सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इसके बाद अगर वैज्ञानिक विधि से अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान, अगर पूछा जाए वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान, तो याद रखिएगा प्रोफेसर वी के आर वी राव के द्वारा क्या किया गया था, अनुमान लगाया गया था। और ये दशक था 1930 के दशक में जो है यह अनुमान लगाया गया था। और उसके बाद ये तो दूसरा प्रयास था, दादा भाई नौरोजी का पहला प्रयास था। और तीसरा प्रयास मेरे दोस्तों था राष्ट्रीय आय समिति के माध्यम से। और राष्ट्रीय आय समिति की जब हम बात करते साथियों तो 1949 में इसका गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पीसी महानलोबिस थे। कौन थे, जिसके अध्यक्ष जो है पीसी महानलोबिस थे। और इन्होंने ही पहली बार संगठित तरीके से राष्ट्रीय आय को क्या किया था, अनुमानित किया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो याद रखिएगा पहले इसके लिए 2 संस्थाएं काम करती थी। एक संस्था का नाम था साथियों, एक संस्था का नाम था NSSO, फिर दूसरी संस्था का नाम था CSO। नाउ अभी ये मर्ज हो चुकी है और इस संस्था का नाम हो चुका है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यानी ऑप्शन बी प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प बन जाएगा। अगला प्रश्न होगा सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के रूप में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के रूप में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, और किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। तो केवल वस्तुएं होगा नहीं, केवल अंतिम वस्तुएं तो होती नहीं है ना। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं केवल नहीं हो सकता है, चूंकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा। तो सबसे शानदार विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो होती हैं, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, उसके मॉनेटरी वैल्यू को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि हो रही है तो सरकारी व्यय भी 1 रुपए बढ़ता है। तो राष्ट्रीय आय पर प्रभाव क्या होगा साथियों, राष्ट्रीय
आय भी 1 रुपये से क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जब संतुलित बजट गुणांक की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है जब कर में वृद्धि होगी तो व्यय में वृद्धि होगी। कर से चूंकि सरकार को आय मिलती है, जब सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार की जब आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में भी उसी गुना से वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन सी प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का प्रारंभ का माना जाता है? साथियों, हमारे देश में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई 1991 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत हम कहते हैं भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आज हम शानदार, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हम शानदार तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में प्रारंभ हुआ, किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन था वो 1951 से लेकर के 1956 तक था। तो 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका जो मॉडल था साथियों, वो मॉडल कौन था? हैरल्ड डोमर मॉडल था। कौन सा मॉडल था? हैरल्ड डोमर मॉडल था, जो मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। अगला प्रश्न होगा साथियों, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? साथियों, पंचवर्षीय योजनाओं को पहले स्वीकृति कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद देता था, और इसको बनाने का काम किसका था? प्लानिंग कमीशन का। हालांकि अभी दोनों संस्थाएं एबॉलिश की जा चुकी हैं और अभी भारत देश में इसकी जगह पर जो नई संस्था काम कर रही है उस संस्था को आप क्या कहते हैं? उसे आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। निम्न का मिलान करना आपको। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे साथियों अगर, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। योजना अवकाश की बात करेंगे तो 66 से 69 हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ, तो आपका जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 to 74 हो जाएगा, और रोलिंग प्लान की बात करें अगर तो 78 to 79 हो जाएगा। यानी ए का बी विकल्प सही होगा, पहले का वी विकल्प सही होगा, सभी विकल्प बी ही सही है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरे का आपका ए विकल्प सही होगा, दूसरे का ए विकल्प सही होगा, दूसरे का ए विकल्प, केवल यही विकल्प ऐसा है जो दूसरे का ए जा रहा, बाकी सब गलत है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? साथियों, भारतीय नियोजन के वास्तुकार की अगर मैं बात करूं तो पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था? साथियों, अगर मैं बात करूं तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की बात करें साथियों, तो यह दरअसल कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की बात करते साथियों, तो इसे हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की टैगलाइन के तौर पर भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की टैगलाइन थी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर बात, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला प्रश्न होगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास की जो व्यू रचना थी वो क्या थी? तो साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जिस ताने बाने को बुना गया, जिस विकास की व्यू रचना रची गई वह कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि थी। यानी हम कृषिगत विकास के माध्यम से देश की आर्थिक समृद्धि का ताना बाना हम बुन रहे थे। किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र और अधिक समावेशी और अधिक सतत विकास वृद्धि था? अभी हमने बताया था कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द टैगलाइन ऑफ द 12th 5-year प्लान। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये टैगलाइन था। तीव्र, अधिक और अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी और सतत विकास की ओर अर्थव्यवस्था को करना था, हमें आगे बढ़ाना था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो पंचवर्षीय योजनाएं हालांकि खत्म हो गई, लेकिन योजना आयोग इस प्रश्न का क्या था? सही विकल्प था। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट को जारी करने का जो कार्य है साथियों, वह कोई और नहीं है, भारत का सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, ये टॉप 30 क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते रहे। साथियों, ये प्रश्न कैसा लगा? आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ इसी 15 मिनट शो में आपके साथ मैं टॉपिक वाइज जो है माइक्रो, मैक्रो और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। आप सभी साथियों का आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।